अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जिनसे मैं बात करने वाली हूँ, बड़ा कन्फ्यूज़न था। मतलब जब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की बारे में जब बाहर बात चल रही थी, तो मैंने सोचा कि भैया एक मुंबई से एक इंसान आता है, दिल्ली आते हैं वो नेता भी हैं, वो जर्नलिस्ट भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी मेरे अंदर कि भैया उनसे मैं बात क्या करूँगी, उनको इंट्रोड्यूस कैसे कराऊँगी। तो सर मैं आपसे यही सबसे पहला सवाल पूछूंगी कि आपको नेताजी मुझे बोलना चाहिए या फिर आपको जर्नलिस्ट बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? देखिए, अब जर्नलिस्ट तो रहे नहीं। हाँ। अब नेता हैं तो नेता ही कहते हैं लोग। हाँ। लेकिन आम जन दिल्ली में तो ये बहुत ज्यादा कल्चर है नहीं नेता कि नेताजी। हाँ। तो दिल्ली में लोग नाम से बुलाते हैं, तो मैं भी चाहूंगा नाम से ही बुलाया जाए। अच्छा, मतलब प्रशांत कनौजिया जी जी, प्रशांत। हाँ। ओके। प्रशांत जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा जी। कि जब आप मुंबई के छोटे कस्बे में आप रहते थे, वहाँ से जब आप दिल्ली आए, बहुत लंबा सफ़र, कहें कि बहुत लंबा सफ़र रहा आपका, आपके परिवार के लिए बहुत हार्ड होगा उस टाइम, कैसे आपने गुजारा किया? देखिए, अमूमन फिल्मों में जो लोग टेलीविजन पर देखते हैं, मुंबई का एक स्वरूप है। मतलब बैंड्रा दिखता है लोगों को, मरीन ड्राइव दिखता है, पर वो जरूरी नहीं है। मुंबई उसके इतर भी है, बहुत बड़ी है मुंबई, जिसमें एक बड़ा तबका स्लम में रहता है। तो मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई के अंधेरी ईस्ट में साकिना का एक इलाका है, वहाँ हमारे चौल में घर था, जिसको आप फिल्मों में देखते हैं, छोटी छोटी चौल्स होती है। तो जो हमारा घर था वो 10 बाई 8 का घर था, यानी 80 स्क्वायर फीट का घर। 80 स्क्वायर फीट के घर में मैं रहता था, मम्मी पापा भैया और हमारे 2 चाचा भी रहते थे। तो आप समझिए कि इतने छोटे सेटअप में हमको गुजारा करना पड़ता था। और ऐसा नहीं था कि हमारे पिताजी कोई सरकारी नौकरी में थे, प्राइवेट नौकरी थी। हर 6 महीने में कोई नई नौकरी, ये नौकरी कर रहे हैं और किसी तरह गुजर बसर करने का काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग को लगता था, जो जब हम लोग उस लेवल पे थे मुंबई की चौल में, तो हमको लगता था हम बहुत बेटर स्थिति में हैं। आज भले ही लगता होगा कि अरे हम कहाँ थे, हम कहाँ से यहाँ आ गए, लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि हाँ, यही बेस्ट है। हो सकता है इसके ऊपर थोड़ा कुछ हो जाएगा, हम चौल से निकल के किसी बिल्डिंग में चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजों ने सिखाया, और इसी वजह से रिस्क लेने का एक जुनून अंदर आता है कि आपको पता है कि अगर आज आप यहाँ भी फेल हुए, या पॉलिटिक्स में फेल हुए, या पत्रकारिता में फेल हुए, तो आप वापस जाकर भी वो जिंदगी जियोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बाकियों को फर्क पड़ेगा। जो बड़े अच्छे फैमिली में पैदा हुए और अच्छा एजुकेशन लिया और अमीर थे, उनके लिए शायद तकलीफ होगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम जैसे लोग ज्यादा लड़ पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम जीरो पे थे, हम जीरो से तो नीचे नहीं जाएंगे ना कभी। आज भले 2 5 4 पे पहुंचे हो, तो कितना भी होगा हम जीरो पे जाएंगे, हम जहां से आए थे वहीं जाएंगे, उससे नीचे तो नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक ऊर्जा देता रहा हमेशा कि चलिए इसी बहाने हम कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसी कहानी तो फिल्मों में होती है ना, कि भाई कोई स्लम में पैदा हुआ और अचानक से बहुत ओवरनाइट कुछ हो जाए, पर मुझे लगता है उसके पीछे का बड़ा संघर्ष है, और वो संघर्ष की ऊर्जा वहीं से मिलती है, मुंबई की उसी चौल से मिलती है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया सपनों का शहर कहा जाता है मुंबई, और वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो आपने बताया स्लम में आप रहते जी थे, जी आपका जी। घर था वहाँ पर। लेकिन एक होता है ना कि आपको प्रेरणा किससे मिली? आप एक आपके जिसको आप देखकर आप सुबह शाम जब उठते हो, होता है ना कि अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल इंसान की मैं बात करूँ वहाँ पर, तो वो भी जब सुबह शाम उठता है तो एक इंसान उसके अंदर जो है घूमता रहता है। कौन ऐसे इंसान आपको मुझे लगते थे लगता है मेरे जिंदगी में? पिताजी का इसमें बड़ा योगदान है। मुझे लगता है कि देखिए, मुंबई में हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते थे जिस तरीके से हम दिल्ली में आके सोचने लग गए कि कोई इंस्पायर भी करता होगा, या मतलब आपको जीवन में कुछ करना है। क्योंकि हमारे लोगों के बीच में ना सिर्फ एक ही जद्दोजहद थी कि किसी भी तरीके से पढ़ाई पूरी कर ले, नौकरी करनी है, घर सेटल करना है और आगे बढ़ना है जीवन में। इसके ज्यादा हम लोग कुछ सोचते नहीं थे कि जीवन में आपको क्रांति भी करनी है या पॉलिटिक्स भी करनी है। क्या मतलब, लोग ये बोलते हैं कि हम लोग की इच्छा नहीं होती थी हम गिटारिस्ट बन जाए या सिंगर बन जाए या कुछ जीवन में एक्स्ट्रा करिकुलम कर ले, और हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं होता था कि हम ये सारी चीजें कर ले। तो हम घोड़ों की तरह दौड़ते थे कि भाई आगे बढ़ना है किसी भी तरीके से, अपने माँ बाप ने जिसको हमें पाल कर इस चौल में बड़ा किया, इससे निकाल के इससे बेटर स्थिति में ले जाएंगे। ये इसका इतना ही गोल होता था। और हमने पिताजी को बचपन से देखा संघर्ष करते हुए। मेरे दादाजी को कैंसर था, लगभग 16 17 साल वो संघर्ष करते रहे अपने कैंसर से। तो मैंने अपने पिताजी को देखा कि किस तरीके से वो कोई ऐसी पक्की नौकरी ना होने के बावजूद भी वो संघर्ष करते रहे, और कभी ये महसूस नहीं होने दिया। मतलब भुखमरी वाली स्थिति आई भी होगी, पर उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे वो सबसे ज्यादा इंस्पायर करते हैं। उन्होंने एक बात मुझे हमेशा कही, मैं हर जगह कहता हूँ, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पेट में खाना ना हो तो चल जाएगा एक बार, और हो सकता है जेवरात भी ना हो पहनने के लिए, लेकिन तुम कपड़े अच्छे जरूर पहनना। क्योंकि
इंसान जो है आपकी जेब नहीं झांकता, आपके कपड़ों से आपको देखता है ना, तो कपड़े अच्छे पहनो। तो उन्होंने हमेशा इस पर फोकस किया कि बहुत अच्छा ना खाओ, कोई आपके किचन में झांकेगा नहीं, पर कपड़े अच्छे पहनो। तो मुझे उन्होंने हमेशा इस बात की ऊर्जा दी, और मुझे लगता है कि आज जो भी हूँ विचारधारा के भी स्तर पर ट्रेनिंग उन्हीं की है। आज मैं अगर अम्बेडकरिज्म की बात करता हूँ तो मेरे पिताजी मान्यवर कांशीराम जी के साथ काम करते थे। तो मुझे लगता है वो घर से एक ट्रेनिंग शुरू हुई, सोशल जस्टिस के बारे में उन्होंने बताया, और फेमिनिज्म के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से महिला अधिकारों की बात होनी चाहिए, उनकी हिस्सेदारी पर बात होनी चाहिए। तो ये पूरी जो समझ है मोटा मोटा, जाहिर सी बात है वो इवॉल्व किया आगे चल के, बहुत सारे लोग मिले। हमने अम्बेडकर को तो नहीं पढ़ा था इनिशियली, लेकिन अपने पिताजी के माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना वर्बली। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया, और आज जो मैं जहाँ तक भी हूँ, मैं अपने पिताजी का उसमें बड़ा योगदान मानता हूँ। बिल्कुल। आपने जैसा ये बताया कि आपके पिताजी मानते थे कि आप अच्छे कपड़े पहनो या ना पहनो, अच्छे खाना खाओ या ना खाओ, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस जगह प्रशांत कन्नौज जी अभी के समय में, उनका क्या इस पर रोल है, वो इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं इसको फॉलो भी करता हूँ, फॉलो करता हूँ, क्योंकि देखिए मुंबई में जाति व्यवस्था है, पर इतनी कठोर नहीं है जितना हम उत्तर भारत में देखने को मिलता है। तो कॉलेज में इस तरीके की तंज बहुत लोग कसते थे कि भाई मेरा, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के समय में ना पढ़ाई कॉल सेंटर में नौकरी करता था। तो 8 से सुबह 5 बजे तक नौकरी करता था रात में, और 7 बजे से 11 बजे तक कॉलेज होता था। कॉलेज 1 घंटे की दूरी पे था, वहां से 1 बजे तक आता था, खाना खाता था, 2 बजे सोता था, 6 बजे उठता था, फिर तैयार होकर 8 बजे ऑफिस चला जाता था। तो ये दिनचर्या थी। तो चूंकि ये सेटअप में हम काम करते थे तो सैलरी भी मिलती थी, और उस समय मुझे तकरीबन, मुझे याद है 16-17 हजार रुपये सैलरी मिलती थी। अब कॉलेज स्टूडेंट के लिए 16-17 हजार रुपये तो फिर वो बड़ी बात हो जाती है ना। तो हम भी खाते थे, दोस्तों को भी खिलाते थे। तो उस समय 8 रुपए का वड़ा पाव आता था, बाकी बच्चे अच्छे अच्छे घर के भी 10 रुपए 20 रुपए पॉकेट मनी पाते थे, लेकिन मेरे पास वो प्रिविलेज था कि मैं 500 रुपए रोज उड़ा सकूं कॉलेज में। तो और अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे जूते पहनते थे, अपने पैसे से बुलेट भी खरीद ली थी तब तक। तो लोगों को ये लगता था यार ये लोग ना फर्जी लोग हैं, मतलब ये लोग गलत तरीके से प्रसारित करते हैं कि ये लोग दबे हुए तबके से आते हैं, ये तो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें लोगों ने बोली, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास भविष्य में पैसे आएंगे तो मैं रोलेक्स घड़ी पहनूंगा, और महंगे महंगे जितने भी कपड़े होते हैं ना वो सारी चीजें पहनूंगा। जैसे बाबा साहब इस बात में मानते थे कि वो चाहते थे धोती कुर्ता ही पहन सकते थे, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन करते थे जिस तरीके से लाइफस्टाइल था। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, किसी को ये कोई आप चोरी का पैसा नहीं है। अगर आप मेहनत से कमा रहे हो तो यकीन अपनी लाइफस्टाइल सुधारने में लोगों को क्या जा रहा है। मेरे पास कल पैसा आएगा, मैं प्राइवेट जेट भी खरीदूंगा। ये नेतागिरी में वो झूठ बोलने वाली बात नहीं है, नहीं नहीं जी हम तो गरीब आदमी, हम तो आम आदमी है जी, नहीं नहीं। आपके पास अगर मेहनत का पैसा है तो क्यों नहीं आप करेंगे, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आज चोरी के पैसे से मत करिए, मेहनत के पैसे से बिल्कुल आप जो भी आपके शौक है वो पूरे किए जाने चाहिए। बिल्कुल। आपने अंबेडकर जी की बात की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके जो विचार हैं जी किससे मिलते जुलते हैं, अंबेडकर जी से या फिर गांधी जी से? नहीं देखिए ये तो स्पष्ट है, मैंने कई बात कह दिया है। गांधी जी से मेरी असहमति है, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, मेरी असहमति है गांधी से बहुत सारे मुद्दों पर, जाति व्यवस्था के मुद्दों पर, आरक्षण के मुद्दों पर। मैं गांधी को एक अच्छा व्यक्ति मानता हूँ, पर मैं उनको रेवोल्यूशनरी नहीं मानता, मैं उनको बहुत बड़ा समाज सुधारक नहीं मानता। देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी जो उन्होंने आयोजन किए, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, चाहे तब, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद है। लेकिन समाज में जो पनप रही कुप्रथा है उसको खत्म करने के लिए गांधी का इतना बड़ा कोई योगदान नहीं। इसके लिए मेरी गांधी से असहमतियां हैं। अंबेडकर अपने आप में एक अलग है, क्योंकि आप देखिए 5000 साल से जो समाज को इंसान भी नहीं माना गया, उसके वोट की कीमत तय कर दी। जिस महिला को उसका पति पीटता रहता था और वो तलाक नहीं ले सकती थी, उसको तलाक का प्रावधान दिया। आप 12 घंटे नौकरी करते थे, आपको 8 घंटे नौकरी करनी मिली। आपको मैटरनिटी पैटर्निटी लीव्स मिला। आरबीआई बैंक जो नोट लेके घूमते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति ने सिर्फ समाज को नहीं, देश को भी बदला, एक दिशा दी, एक फ्रेमवर्क तैयार किया। तो इसके लिए, और मैं अगर खास तौर पर आप देखा जाएगा तो मुझे जो इनिशियल इंस्पिरेशन मिली वो मुझे ना रामास्वामी पेरियार से ज्यादा मिली। अंबेडकर ने मुझे पॉलिटिकल रास्ता दिखाया, लेकिन मेरे अंदर जो जागृति आई समाज को लेकर, तबकों के लेकर, मुझे लगता है 10वीं 11वीं तक तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, हमें तो पता ही नहीं था हम क्या कर रहे हैं, क्या है हम।
लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, हम तो इसको नसीब मान के चलते थे। तो मुझे लगता है इनिशियली मेरे पिताजी ने पेरियार को इंट्रोड्यूस किया और पेरियार के बाद अम्बेडकर आए। तो मुझे पेरियार बड़ा ज्यादा हिटिंग लगते थे क्योंकि उनका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था बोलना। तो मुझे गांधी और अम्बेडकर में जाहिर सी बात है मैं अम्बेडकर के ही साथ खड़ा रहूंगा हमेशा, लेकिन गांधी का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं उनसे असहमति रखता हूँ बहुत सारे मुद्दों पर। बिल्कुल। आपने जैसा बताया आप मुंबई में रहते थे और वहाँ से छोटे कस्बों से दिल्ली आना कितना कठिन था, मतलब अगर आपके फैमिली आपके सपोर्टर रहे, आपकी मम्मी ने आपको सपोर्ट जी किया, जी आपकी मम्मी ने आपको, अपने आपको सपोर्ट किया? ठीक है, हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे दिल्ली आएंगे। दिल्ली को लेकर एक ना गजब की नेगेटिविटी भी थी मन के अंदर। बड़ा टीवी पे देखते थे डीटीसी बस कुचल दे रही है लोगों को, हमारे दिमाग में ये चल रहा था, निर्भया का भी मामला हुआ था। और मुझे लगता है मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो जर्नलिज्म से ही की थी मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो मुंबई में ना कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलती, या तो आपको बॉलीवुड में काम करना है तो मजा है, नहीं तो आप ऐसा पत्रकारिता पॉलिटिकल ऐसा इसमें जा नहीं सकते, बहुत रेयर लोग ही जा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने नौकरियां ढूंढनी शुरू की, बहुत सारे चैनलों के चक्कर लगाना शुरू किया। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे ऐसा किया कि यार ये तो ग्रेजुएशन कोई भी कर लेता है, अगर तुम्हें करना ही है तो तुम आईएमसी करके दिखाओ। तो मैंने कहा भाई ये क्या चीज है, हमको तो पता ही नहीं था आईएमसी क्या है। तो उन्होंने कहा रवीश कुमार वहां से पढ़े हैं, निधि राजदान वहां से पढ़ी है, 4-5 एग्जाम्पल दिया, गूगल पे जाके चेक किया, बोला अच्छा चलो ठीक है। तो फॉर्म भरवा दिया उन्होंने, बोला फॉर्म भरो। फॉर्म तो भर दिए कैसे करके, और मुझे मालूम है कि वो कैसे हमने फॉर्म भरा था। मैं यूपी के किसी कस्बे में था और मेरे 1500 रुपये फॉर्म का था, और मुझे मेरे यहाँ से मेरा एक दोस्त है उसने वो फॉर्म भरा था, और फिर मैंने उसको तकरीबन जिस दिन मैं दिल्ली आ रहा था मैंने उस दिन उसको उस फॉर्म के पैसे दिए थे। और जब एडमिशन हुआ ना तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फीस बड़ी ज्यादा, मतलब फीस का तो इतनी चिंता नहीं थी कि मतलब ये था कि 60-70 हजार तो चलो आदमी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन आपको 1 साल सर्वाइव भी करना है, 1 साल का सर्वाइवल का कॉस्ट आता है, वो सारी चीजें हैं। तो कैसे कैसे करके मतलब लोन करना पड़ा, बहुत सारी चीजें, बड़े भाई ने भी बड़ी मेहनत की, पिताजी भी लगे रहे, मम्मी ने भी अपने गहने ऑफर किए थे। अब मुझे नहीं पता कि वो भाई ने रखे थे कि नहीं रखे थे, लेकिन मुझे ये बात पता चली थी। तो कैसे करके उन्होंने भेजा, और मुझे मुझे ये है कि जब मैं दिल्ली आया पढ़ने तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मतलब मैं कभी फ़ोन करके उनको कहूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मुझे नहीं पता कहाँ से लाते थे, लेकिन लाते थे। तो मैं अलादीन का चिराग का जिन तो नहीं देखा, लेकिन मेरे फैमिली वो जिन का रोल अदा किया। मैं ये बात मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। मेरे बड़े भाई अश्विन, मेरी मम्मी पापा सब मिलकर, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं बहुत लकी उस मामले में कि मेरे इस तरीके का मेरा परिवार है। बिल्कुल। और Yeah. परिवार को लेकर मैं भी हाँ बोलूँगी, आप इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं हाँ मुझे। जब आपने घर छोड़कर जब आप यहाँ पर आए होंगे और यहाँ से जब आपको फ़ोन पर उनसे बात होती होगी तो कहीं न कहीं उनको बहुत प्राउड फ़ील होता होगा आप पे। हाँ, मतलब मेरे पिताजी मुझे, मतलब ये हम लोग हमेशा बचपन में बहुत सारी फिल्मों में भी सुनते हैं ना कि लोग कहते हैं कि पिताजी को तब बहुत प्राउड होता है जब उसके पिता को उसके बेटे के नाम से जानने लगते हैं लोग। तो मेरे साथ ये हुआ, मेरे पिताजी बड़ा गर्व महसूस करते हैं, और मैं देखता हूँ कि मेरे सबसे बड़े सोशल मीडिया फैन मेरे पिताजी हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे एक पोस्ट नहीं छोड़ते वो। वो मैं उनके साथ जितने भी ग्रुप्स में ऐड हूँ, वो उसमें फेसबुक का लिंक, ट्विटर का लिंक, वो सारा, मतलब वो मैं देखता हूँ कि दिन भर लगे रहते हैं कि भाई मेरे बेटे ने ये किया, मेरे बेटे ने वो किया। और हाँ, उनको प्राउड होता है, लेकिन मैंने उनको तकलीफ भी बहुत दी है। ये जेल वेल वाले जो पूरे प्रकरण था, इसमें मैं उनको फ़ोन नहीं करता था जेल के अंदर से जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था। लेकिन मेरे दोस्त हैं पुनीत, मैंने जेल से उनको पहली बार फोन किया था तो वो इतने बदमाश हैं कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल पे मम्मी पापा को ले लिया। और वो पूरा, मतलब मैं उस दिन सबसे ज्यादा रोया था जेल के अंदर कि कंटिन्यू वो फोन पे रोते रहे। और मुझे लगता है कि मैंने तकलीफ भी दी है, लेकिन मैंने वादा भी किया है कि जो चीज उन्होंने मेरे लिए संघर्ष किया, अ, मैं जो भी बेहतर हो सकता है ना, मतलब जो अपने बच्चों के लिए लोग करते हैं ना, मैं अपने माँ बाप के लिए करना चाहता हूँ। हाँ। मैंने इसके लिए ना अपने जीवन में सोचा कि मैं कभी अपने संतान नहीं पैदा करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जिस दिन भी ये कर दिया ना, मेरा सारा ध्यान उसकी तरफ चले जाएगा और मैं अपने माँ बाप को वो नहीं दे पाऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप लॉस एंजलिस जाए घूमने, मैं नहीं चाहता वो तीर्थ यात्रा करें, मैं चाहता हूँ वो दुबई घूमे, वो यूरोप घूमने जाए, उस तरीके का वेकेशन करें। तो मैं जो अपने बच्चों के लिए सोच सकता था वो मैं अपने माँ बाप के लिए करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा त्याग है कहीं तो। हाँ, मतलब संसार में बहुत सारे लोग हैं
उनके माँ बाप नहीं होते तो भी वो जिंदा रह लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे नहीं है, वो भी जिंदा रह लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं अपने माँ बाप के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसलिए भी ये करना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि जो विचारधारा लेके मैं चल रहा हूँ, जो जो मेरी मानसिकता है, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि हो बिल्कुल। जाता है। आप कितना भी हो जाए, आप संतान मोह में बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो मैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो उसके पीछे ये भी रीजन है, 2 रीजन है। बिल्कुल। और आपने जैसे एक तरफ अपने माता-पिता का ज़िक्र किया, एक तरफ आपकी वाइफ़, उनका भी एक अहम रोल जी रहा। अब जी। मैं चाहती हूँ अपनी लव स्टोरी ज़रा बताएँ। देखिए, मुझे लगता है कि मेरी वाइफ और मेरी जो मुलाकात हुई थी वो फेसबुक पे हुई थी। मतलब सोशल मीडिया के दौर में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि ये लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, पर मेरे साथ तो ये चीज अच्छी हुई कि मार्क जुकर भैया का बहुत धन्यवाद है कि फेसबुक पे किसी कमेंट सेक्शन में हमारी ऐसी बातचीत शुरू होने लग गई, और हम धीरे धीरे ऐसी फेसबुक पे बात होते होते हम मिले, और मिलने के बाद बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि आप किस तरीके से सोचते हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं। और फिर मेरा ये बच्चा ना पैदा करने वाला भी एक था कि भाई नहीं, मैं तो फैमिली प्लान नहीं करना चाहता। इस पे सब एग्री नहीं होते, क्योंकि सबके अपने अपने होते हैं। तो वो बेसिकली वो वेवलेंथ मैच हुआ, और सडनली ये हुआ कि भाई उनके घर पे ये पता चल गया हम लोगों के बारे में। इनिशियली ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 2-3 महीने हुए थे, वो पता चल गया, और वहाँ बड़ा बवाल हो गया कि भाई इंडिया में तो शादी सिर्फ शादी नहीं है, वो जाति का खेल है, धर्म का खेल है। और जाहिर सी बात है, जाति अलग थी। तो एक तरीके का रेजिस्टेंस हुआ, और फिर उसी रेजिस्टेंस में हमने फैसला लिया कि भाई नहीं, हमें करना है, हम साथ रहेंगे, क्योंकि वेवलेंथ मैच हो रही है। आप जैसे लोग हमको बोलते हैं ना कभी कभी कि आपने 2-3 महीने में ही फैसला कर लिया शादी करने का, तो मैं देखता हूँ कि 10 साल भी लोग रह के नहीं करते। 15 साल की मैंने रिलेशन को टूटते टूटते देखे। मुझे लगता है राइट टाइम पे आपको वेवलेंथ मैच हो गई, आपको कर लेना है। ये कोई रेलवे स्टेशन पे नहीं खड़े हैं आपकी बेटर होगा, कुछ आएगा, कुछ अच्छा होगा। आप कितना जानेंगे? आप पूरी जिंदगी किसी को जान नहीं सकते। जितना मुझे जानना था वो मैंने जाना और उस पर निर्णय लिया। मुझे लगता है कि टचवुड आज वो बहुत बेहतरीन हमारा रिश्ता चल रहा है, और उस पर सबको गर्व भी है। इनिशियली जो लोग ताने मारते थे वो आज बोलते हैं नहीं कि भाई सही है, हाँ, जो भी फैसला था, लेकिन उनका जो रोल है, मतलब बिल्कुल। आज जो मैं हूँ उसमें जगीशा का बहुत बड़ा रोल है। किस तरीके से उसके रहते हुए मैं 2 बार जेल गया, और उसने पूरा उसको लीड किया। वो टूट सकती थी, वो रो सकती थी, लेकिन नहीं, उसने वो रोई भी होगी, परेशान भी हुई होगी, लेकिन उन्होंने एक हाँ। इंटरव्यू में मैंने सुना था उनको डिप्रेशन में भी वो हाँ, बहुत वो बार गई डिप्रेशन थी। में चली गई थी, उसका अभी भी थेरेपी चल रहा है, और वो चलता रहेगा जब तक वो नॉर्मल नहीं हो जाता मामला। अब मुझे लगता है कि उसने जो किया वो कोई नहीं कर सकता था। मैं मम्मी को वही बोलता हूँ कि आप लोग अगर कराते तो पता चलता मैं जेल गया, वो रोने लगती, क्या बिल्कुल। हुआ हो, चलो बचाओ। वो अकेले भागती है, वकील के पास जाती है, किस तरीके से सोशल मीडिया और जो भी ऑर्गेनाइजेशन से काम हो। तो मुझे लगता है कि जब वेवलेंथ मैच होता है ना, तो यही फर्क होता है। मैं लोगों को ये समझाता हूँ। तो टचवुड हम लोग का बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, और हमने बहुत ज्यादा लोग जिद करते थे बेबी के लिए, तो हमने एक कुत्ता अडॉप्ट कर लिया। तो मैंने मुझे तस्वीर लगता देखी थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि उसको हम बच्चे की तरह रखते हैं। उसकी वो डिमांड भी नहीं है, और प्यार भी भरपूर करता है, और कभी बूढ़ा होने के बाद लात मार के निकालेगा भी नहीं घर से। तो मुझे लगता है कि जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं वो हम पूरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो हमारी विचारधारा है उससे हम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। हम्म, एज़ ए पॉलिटिशियन आपको सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन जी। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने अभी लव स्टोरी की बात की, हम्म, तो मैं चाहती हूँ कि आपका फ़ेवरेट मूवी कौन-सा है? आपकी फ़ेवरेट मूवी? कोई रोमांटिक मूवी हो? हाँ, रांझना। रांझना, हम्म, उसके गाना बहुत पसंद होगा मुझे शायद गाना आपको। बहुत पसंद है, प्लस मैं हाँ। धनुष का पहले से ही फैन रहा हूँ। मुझे ना वो फिल्म इसलिए भी अच्छी लगती है कि उसके अंदर हीरो उड़ता नहीं है, हीरो 50 लोगों को मारता नहीं है, वो आम हमारे मोहल्लों की कहानी है। तो मुझे ना ऐसे सुपरफिशियल चीजें बहुत पसंद नहीं है, बहुत सिंपल हो। तो मुझे लगता है कि लव स्टोरी की अगर आप बात करेंगे तो वो फिल्म मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। मैं आज भी मतलब हर दूसरे तीसरे दिन उसको लूप पे लगा के देखता हूँ, उसके अंदर बहुत सारे सीन्स देखता हूँ। तो वो आम लड़के की कहानी है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कार नहीं है, जिसके पास बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्यार कर रहा है। वो सबसे बड़ी बात है।
मुझे एक चीज़ याद आती है, जब मैंने आपको जोश टॉक में सुना था, हम्म, तो वहाँ पर आपने ऐसा कहा था कि जब आप आईएमसी गए, वहाँ पर भी आपको लेकर आपके हाँ निजी सवालों को लेकर आपसे पूछा गया। तो उसके बाद जब आप जॉब के लिए कहीं बड़े चैनल में शायद आप गए थे, वहाँ पर भी आपसे किस तरह के सवाल किए थे? कैसे इन चीज़ों को फेस किया वहाँ पर? देखिए, मेरे लिए तो पहले कल्चरल शॉक था सबसे पहले, क्योंकि बॉम्बे में ना लोग फील करते हैं लेकिन बिल्कुल, बोलते नहीं है कोई। लोगों के पास टाइम नहीं है बोलने का कि अरे भाई मैं ये फील करता हूँ, मैं ये वो फील करता हूँ। करते होंगे शायद, लेकिन बोलने का समय नहीं है, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड सिटी है ना। तो दिल्ली में आने के बाद ये बेसिकली कल्चरल शॉक था। लेकिन मुझे लगता है कि जब जिस विचारधारा से आप प्रेरणा लेते हैं ना, वो आपको मजबूत भी बनाती है, वो आपको अवेयर के साथ मजबूत भी बनाती है। तो मुझे तो ये सारी चीजें समझ में आने लग गई कि किस तरीके से होता है कैजुअल कास्टिज्म, क्या होता है। प्रत्यक्ष रूप से कास्टिज्म तो हमने देखा ही था, लेकिन कैजुअल भी बहुत लोग करते हैं, बिना बोले जो करने का एक तरीका है। वो सारी चीजें देखें, और मुझे लगता है कि हमने उनको ज्यादा समझने का कोशिश किया, उसे दुखी होने से ज्यादा उस मॉड्यूल को समझने का कोशिश किया, जिससे हेल्प मिली। हम अब भविष्य में जब आगे काम करने लगे तो हम बेसिकली लोगों से ये गेज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके से हमें जज कर रहा है। तो ये सारी चीजें सीखने को भी मिली। हर चीज आपको रुलाती नहीं है, कुछ चीज सिखाती भी है। बिल्कुल। हम्म। आप प्रिंट मीडिया में भी आप गए वहाँ हाँ। पर, द वायर में भी आप गए, हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का? देखिए वायर में तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। मतलब हुँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। मेरी जो धारणा बनी थी इंडियन एक्सप्रेस में काम करके, मिलेनियम पोस्ट में काम करके, और दो चार जगह हमने जहाँ काम किया, एक धारणा जो बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जहाँ मालिक होता है, नौकर होते हैं, वो जो मेरी धारणा थी वो वायर में टूटी। सिद्धार्थ वरदराजन का बड़ा, मैं मानता हूँ हुँ, कि इसमें बड़ा रोल है कि उस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने। और अभी भी आप देखेंगे कि वायर का अगर आप कभी वैकेंसी निकलती है तो उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा होता है कि SC ST OBC विमेन ट्रांसजेंडर्स को के लिए रिजर्व्ड है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्वेशन देना, तो वो बेसिकली डाइवर्सिटी चाहते हैं अपने न्यूज रूम में। मैंने उनको देखा है, कई ऐसे लोगों को उन्होंने हायर किया और आज वो इतना बेहतर जर्नलिस्ट हैं जिनको जर्नलिज्म का जे भी नहीं पता, उन्होंने जीवन में कभी जर्नलिज्म भी नहीं पढ़ी होगी। तो मुझे लगता है आप ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ काम न्यूज का दिखाना नहीं है, उसका काम है कल्टीवेट भी करना। मतलब आप सोचिए, जिस कोई व्यक्ति को कोई सोचता भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति आगे चल के जीवन में क्या करेगा, वो एक अच्छा पत्रकार बन जाता है। तो इसमें बड़ा रोल है। तो मुझे वायर में सीखने मिला, काम करने की पूरी आज़ादी मिली। जो मैं करना चाहता था, जो मेरी सोच थी, जो मेरी स्टोरी थी, उसमें कभी रुकावट नहीं आई। मुझे कभी ना रेजिस्टेंस फील नहीं हुआ कि भाई यार या हम काम करने नहीं मिल रहा है। जनरली जो फील होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में कि एडिटर नहीं मान रहा है, या फिर मार्केटिंग टीम का कोई इंटरेस्ट है क्योंकि किसी एडवर्टीजमेंट है। वहाँ तो एडवर्टीजमेंट था ही नहीं। तो वहाँ काम करने में मजा आता था, गर्व महसूस होता था। जय शाह की स्टोरी आ रही है, रफेल की स्टोरी आ रही है, तो आपको मार्केट में जाते तो आपको शर्म नहीं महसूस होती थी। आपको लगता था आप कहीं काम कर रहे हो जो सरकार से जो है टक्कर ले रहा है। तो ये मुझे वायर में बड़ा लकी था, मैं वायर में काम कर गया। और वायर का ही मुझे लगता है कि जीवन भर मैं ये कह पाऊंगा कि मैंने जितनी भी ढंग की पत्रकारिता की वो वायर में। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया था कि आप द वायर से जब आपको इंटरव्यू के लिए फ़ोन गया था, तो आप शुरू से इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हाँ। हाँ, फिर आपको अचानक से आया होगा कि मतलब हिंदी में कैसे लिखना है, तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे आपके अंदर फिर तो? उन्होंने बुलाया हिंदी के लिए। अब हमें तो हिंदी ना टाइपिंग आती है करनी, ना कुछ आती है। तो हमारे एक दोस्त साहब हैं, उन्होंने गूगल इनपुट के बारे में बताया कि भाई गूगल इनपुट से भी तुम कर सकते हो। ऑनलाइन वाला फोन पे ही सिद्धार्थ ने कहा कि 2 टॉपिक पर लिख के भेजो, कोई भी एक आर्टिकल। हमने लिख के भाई मोबाइल पे ही टाइप कर दिया और अपने दोस्त को दिया, उसने बेचारे ने एडिट कर दिया कि भाई कहाँ गलती हुई है, वो भेज दिया। वहां से हफ्ते भर तक कोई जवाब नहीं आया। तो जनरली हमारे दिमाग में आता है ना भाई, लगता है गया ये काम से। उसके बाद हमने एक हफ्ते बाद ना 8वें 9वें दिन एक जवाब आया कि तुम एक काम करो, दिल्ली आ जाओ। मैं बोला कि दिल्ली आ जाओ या जॉब दे दी, ये इसमें बहुत फर्क होता है। दिल्ली आ जाओ, तो मुझे लगा अब इंटरव्यू का शायद राउंड होगा तो जाना पड़ेगा। अब जाने में उस समय तो मतलब मैं इंडियन एक्सप्रेस छोड़ कर गया था और मैं पूरा सामान उठा के लेके गया था। मैं यहाँ दिल्ली का एक भी ऐसा कोई चीज नहीं था कि मैं वापस दिल्ली लौटूंगा। अब मैं बोलो दिल्ली, और पैसे भी नहीं थे, नौकरी नहीं पिछले 6 महीने से। ऐसे ही जीवन कट रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, अगल बगल के दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। किसी भी तरीके से हमने कहा कि भाई नहीं, काम करते हैं, जाते हैं, देखते हैं क्या होगा इंटरव्यू में। और उस समय तत्काल में टिकट नहीं मिल रहा था, फ्लाइट अफोर्ड नहीं कर, फ्लाइट की टिकट 55-56 सौ रुपए की थी।
उतना दे नहीं पा रहे थे, और सिर्फ एक ही ट्रेन में टिकट खाली थी राजधानी में, जिसकी टिकट की कीमत 3,000 रुपये थी, थर्ड एसी की। कैसे करके एक दोस्त से बोला कि भाई तुम बुक कर दो, नौकरी अगर हो जाएगी तो दे देंगे, नहीं तो लौट के तो देना ही है तुमको। और मैं दिल्ली आया तो जब मैं सिद्धार्थ के पास गया बात करने के लिए, तो सिद्धार्थ ने मुझसे मतलब इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने बेसिकली मेरे बारे में पूछा कि तुम्हारे बारे में मैंने ये सुना है, ये सुना है, इसको कैसे जानते हो, इस पर तुम्हारे क्या मत है, 2-4 सवाल उन्होंने पूछे और कहा कि सैलरी कितने लोगे। मतलब मैं इतना अंदर से एक्साइटेड था कि भाई वायर में काम करना है, मैं बोला जो दोगे वो ले लेंगे, कोई सैलरी का सोच के नहीं आया क्या सैलरी होगी। हालांकि उसके बाद हमने काम करना शुरू किया, वहाँ जो टीम थी वायर की, ब्रिजेश उसके एडिटर थे, ब्रिजेश तहलका से आए थे और बहुत ही सभ्य व्यक्ति, मतलब मैं लकी हूँ उनके अंडर में काम किया। तो वो उनके अंदर जो धैर्य था ना, मेरे जैसे नासमझ को, जिसको हिंदी की समझ नहीं है, कोई नुक्ता नहीं जानता, मात्रा नहीं जानता, और हिंदी में थोड़ा मराठी घुस जाता है उसके, तो उसको उसको सुधारने के लिए ना आपको जो टीचर हो उसको भी संयम चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो भी एक रोल प्ले किया कि ब्रिजेश ने उतना संयम दिखाया कि भाई नहीं आता तो सीख जाएगा, गलत कर रहे थे तो सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे तो सही कर रहे थे, वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहा ना, तो उसने रिफाइन किया बेसिकली समझने को। तो आज मुझे लगता है कि जो कुछ है ये उन्हीं लोगों की देन है, कि जितना भी कुछ लिख पढ़ पाते हैं हिंदी में, वो उन्हीं की देन है। बिल्कुल। आपने रवीश कुमार का जिक्र किया, जब आपने बताया कि शुरुआत में आप सर्च वगैरह भी करते थे, अभी की मीडिया को आप किस रोल में देखते हैं? देखिए, मीडिया का प्रॉब्लम यह है कि अब मीडिया का स्वरूप बदल गया है, एडिटर के पास भी अब वो ताकत नहीं रही जो पहले होती थी। अब बेसिकली मालिक तय करते हैं, मालिक का इंटरफेरेंस, ओनर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मालिक मुनाफे के नियत से सोचेगा। और अब हर चैनल का जो ओनर, जो बड़े बड़े पत्रकार हुआ करते थे, वो अपना चैनल खोल रहे हैं। आप पत्रकार के रूप में जब सोचेंगे तो आप खबर सोचेंगे, जब आप ओनर के रूप में सोचेंगे तो आप बिजनेस सोचेंगे। तो प्रॉब्लम यही हो गई कि सब व्यापारी बन गए, तो पत्रकार रहा नहीं। पत्रकार अब मुझे लगता है खास तौर पर मैं सबल्टन को ज्यादा बेहतर मानता हूँ, सबल्टन ही जो खबर आपको दिखा रहा है। और सोशल मीडिया के जमाने में तो अब सिटीजन जर्नलिज्म का है कि किसी भी गांव का कोई व्यक्ति अपने 160 शब्दों में ट्विटर के ऊपर गांव की खबर बता सकता है कि मेरे गांव में आज ये हो गया, तो वो कल खबर बन जाती है। जैसे हाथरस का हुआ, जैसे उन्नाव का हुआ, ये सारी सोशल मीडिया ब्लोन आउट न्यूज थी, जिसको टीवी बाद मजबूर हुआ कि जाओ चलो जाके कवर कर लो। तो सबल्टन का बहुत बड़ा रोल है, और मुझे लगता है सबल्टन ही आगे तय करेगा, क्योंकि अब लोग भी जान गए कौन किसके साथ है, कौन सरकारी है, कौन दरबारी है, और कौन जनता के लिए है। बिल्कुल। आपने भी बताया कि आप द वायर में जब गए थे तो बहुत एक्साइटेड थे। हाँ। फिर आपने द वायर को छोड़ा क्यों? मतलब आपके पास तो अच्छा ऑप्शन था कि आप कंटिन्यू कर सकते थे, जर्नलिस्ट अच्छे थे भी आप, तो जर्नलिस्ट को छोड़ने का कहाँ से आया? नहीं, दरअसल वायर को इसलिए नहीं छोड़े कि वायर में कुछ प्रॉब्लम थी या वायर में कुछ दिक्कत हो गई थी। बेसिकली ये था कि वायर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, वो सैलरी बैंड मैनेज नहीं कर सकता था। और चूंकि मेरी शादी हो चुकी थी तो मेरी अब रहन सहन बदल चुका था, क्योंकि वाइफ कमा नहीं रही थी। तो जिसमें आप पहले अकेले पल ले रहे थे, अब उसमें आप फैमिली नहीं पाल सकते, क्योंकि पहले तो हम एक पंखा, एक ट्यूबलाइट और एक गद्दा और एक तकिया और एक चादर में काम चल जाता था। फैमिली होगी तो भाई आपको फ्रिज भी चाहिए, गैस कनेक्शन भी चाहिए, किचन सेटअप करना है, वो सारी चीजें करनी है। तो वो सैलरी में नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से मैं फिर कुछ समय के लिए किसी और इंडस्ट्री में, ह्यूमर इंडस्ट्री में काम करने लगा। लेकिन फिर मेरा वो जमा नहीं कि भाई मेरे से ये हो नहीं रहा है। और उसके बाद फिर जेल वाला प्रकरण हो गया पहली बार, और उसके बाद से तो फिर सारी चीजें बदली गई। फिर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो गए मामला, और लोगों को डर भी लगता है ना, बहुत ज्यादा बोलने वाला वोकल लोगों को कोई हायर नहीं करना चाहता। तो वो एक बड़ी समस्या रही। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की और मैं उदास भी नहीं हुआ कि नहीं, मुझे पता था कि भाई जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं यहाँ समस्या आएगी, भारत में तो आएगी। अच्छा, एक सवाल बड़ा समय से मेरे जहन में घूम रहा है कि आपकी लव स्टोरी थी, तो कहते हैं ना, सोसाइटी कहती है कि भैया लव स्टोरी में जो है बहुत दिक्कतें लड़कों को ज्यादा आती है, मतलब लड़कियों की तरफ से ज्यादा काम। ऐसा कुछ हुआ कभी घर में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमारे घर में तो बहुत ज्यादा क्लियर है मामला। खाना मैं बनाता हूँ। अच्छा। तो ये बेसिकली हमने काम बांट लिया आपस में, तो इसलिए कभी समस्या नहीं आई। खाना हम बनाएंगे, बाकी काम वो करेंगे, कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम वो करेंगे। तो इस तरीके से जब आप एक दूसरे को समझते हो ना, एक दूसरे की कमजोरी को समझते हो, तो झगड़ा नहीं होता। मतलब खुशी खुशी सब राजी मंदी है। हाँ, देखिए थोड़ा बहुत मतभेद तो हर जगह होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा सब वंडरलैंड में है, सारी फैंटेसी लैंड में तो रह नहीं रहे। मतभेद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, ये तो आम बात है।
लेकिन झगड़े उसी से होते हैं ना जिससे आप बात करते हो, जिससे आप मतभेद हो सकते हैं। बस सड़क चल रहा है, किसी के साथ तो मतभेद नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है वो एक हेल्दी रिलेशन में होना भी चाहिए। अगर झगड़े नहीं भी हो रहे हैं ना, तो बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है वहाँ। हाँ, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों लगा कि उनको आईआईटी में जाना चाहिए? देखिए, मैं जब जेल से छूटा तो मैं देश के सभी विपक्षी नेताओं से मिल रहा था, अखिलेश जी से, कांग्रेस के नेताओं से, टीएमसी के नेताओं से, लगभग सभी विपक्ष के नेताओं से मुलाकात हुई। और मुझे याद है कि ये इसी जगह पे मैं आया था, यहाँ बैठा हुआ था और जयंत चौधरी जी से मुलाकात हुई। तो एक नाम तो सुने थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़कर आए हैं, अजीत सिंह जी के बेटे हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था। लेकिन हम लोग कभी गेज ही नहीं कर पाए कि क्या व्यक्ति क्या सोचते हैं असली में। तो हमारे यहाँ बैठे 1 घंटा हमारी बातचीत हुई, बहुत सारे मुद्दे पे हुई, भाई पॉलिटिकल मुद्दे पे। तब तक ये दिमाग में बिल्कुल नहीं था पार्टी ज्वाइन करना है। तब तक मैं किसान आंदोलन को लेके एक सुनो इंडिया नाम का रेडियो है, उसके लिए मैं स्टोरी कर रहा था। उसी दौरान मैं उनसे मिला था। उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई और फिर मुझे एक बात कही कि भाई एक्टिविज्म तो तुम कर रहे हो, लेकिन ये सरकार प्रो एक्टिविज्म नहीं है, ये सुनने वाली नहीं है। तुम जिसको सड़क पे चिल्ला रहे हो ना, वो सड़क पे नहीं बैठता है, वो सदन में बैठता है। तो उसको अगर आपको जगाना है या उससे लड़ना है तो वहां जाना पड़ेगा जहां वो बैठता है। वो अब सड़कों पे नहीं आता, नेता अब सड़कों पे नहीं आते, नेता सदन में बंगले में रहते हैं। बिल्कुल। तो आप सड़क पे चिल्ला रहे हो, वो सुन नहीं रहे हैं। आप जाके उनके सामने खड़े हो जाओ, उनके बंगले में खड़े हो जाओ या उनके सामने सदन में खड़े हो जाओ। तो मुझे लगा कि यार हर व्यक्ति मुझे बोल रहा है आई स्टैंड विद सॉलिडारिटी, आपके साथ मेरी सॉलिडारिटी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। पर ये व्यक्ति मुझे कह रहा है कि लड़ तो रहे हो ठीक है, लेकिन अगर लड़ना है तो ये तरीका है लड़ना। तो जो मार्ग होता है ना, मुझे लगता है कि वो बताए। फिर मुझे लगा नहीं, अगर कोई व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा है कि भाई क्या करना है, मार, देखिए सांत्वना सब देते सब हैं इस समाज के अंदर, मार कोई नहीं दिखाता। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप आइए, और जिनसे आप लड़ रहे हो ना वो लखनऊ में बैठते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनसे ऐसे नहीं लड़ा जा सकता रोड पर। तो फिर मैंने घर पे जाकर निर्णय लिया कि नहीं, अब मुझे करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। एक सवाल है जहन में कि 1947 से पहले कुली कहा जाता था भारतीयों को, हम लोग को ट्रेन में भी सफर अच्छे से नहीं कर पाते थे, एसी में सफर नहीं कर पाते थे उस समय का दौर, और अब जो 1947 के बाद का जो अभी का जो दौर है, क्या लगता है बदलाव हुआ है? देखिए, बदलाव तो हुआ है, अगर कोई मना नहीं कर सकता ना। आज हम यहाँ बैठे हैं तो बदलाव तो हुआ। मतलब सही मायनों में आजादी मिली है? नहीं, सही मायनों में आजादी नहीं मिली। हाँ, दरअसल आजादी के मानी लोगों ने समझ नहीं पाए। सत्ता के हस्तांतरण को आजादी का नाम दिया गया, पावर एक दूसरे से ट्रांसफर हुई। आजादी को डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल है, हर व्यक्ति के लिए आजादी का अलग मायने है। जैसे मेरे लिए आजादी का मायने है कि भाई इस देश के अंदर जब सभी लोगों को एक जैसा मापा जाएगा तब आजादी होगी। महिलाओं के लिए अपने एक आजादी है कि भाई महिलाओं को समान वेतन होना चाहिए, समान तरीके से उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनके लिए अपनी एक आजादी का धारणा होगी। ट्रांसजेंडर की अपनी एक आजादी की धारणा है। तो सामंती लोगों की आजादी को देश पर आजादी का नाम पर थोपा गया। सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, संविधान भी बना, बहुत अच्छा चीज हुआ। ऐसा नहीं कि अंग्रेज गए उसके बाद भारत गर्त में गया। भारत ने बहुत अच्छी चीजें की, भारत ने इंस्टीट्यूशंस बनाए, बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस बनाए, लेकिन वो समाज में बड़ा बदलाव नहीं कर पाया। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक पॉलिटिक्स नहीं बदलेगी। कोई पॉलिटिक्स तय कर रहा है कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, आप किससे शादी करोगे, आपका शादी लव जिहाद है या सच्चा प्यार है। और जब सत्ता तय कर रहा है कि समाज कैसा होगा, तो ये समाज की भी तो जिम्मेदारी है तय करे सत्ता कैसी होगी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर का मुझे याद आता है 13 में जो वहाँ पर दंगा हुआ था, उसके बाद बताया जा रहा था कि जाट और मुस्लिमों के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब जो ये किसान आंदोलन चल रहा था 1 सालों से, क्या लगता है रिश्ते ठीक बने? देखिए, रिश्ते ठीक बने और लोगों को इस बात का समझ भी आया कि उनका दुरुपयोग किया गया। उनका दुरुपयोग किसने किया? जिनको सत्ता चाहिए थी इस देश के अंदर, वो बेसिकली कमजोर करने का काम किया। जो भाईचारा मजबूत था, उस भाईचारे की वजह से आप देखो हमेशा किसानी हावी रहती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जब से ये 13 का फसाद हुआ, 13 के फसाद के बाद से ही किसानी का जो मुद्दा है वो कमजोर पड़ गया। तो ये पूंजीवादी जानते हैं, ये भाजपा आरएसएस के लोग जानते हैं कि भाई आपको अगर किसानों की जमीन लेनी है तो पहले उनमें फूट करा दो, आपको आपस में लड़वा दो लोगों को, तो बड़ा आसान होता है। जैसे मुंबई में जब दंगे हुए, बहुत जगह दंगे हुए, जब दंगे होते हैं ना तो कुछ लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं और उनके घरों पे कब्जा कर लिया जाता है भूमाफियाओं द्वारा। तो उसका फायदा तो कुछ लोग लेते हैं। तो ये बात मुझे लगता है अब किसानों को समझ में भी आ रही है और एक तरीके से किसान आंदोलन में दोनों करीब भी आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों के मन में कसक होगी,
और कुछ लोग उस मानसिकता के होंगे जो नहीं भूलना चाहते होंगे। पर मोटा मोटी जो नव युवक है, जो नौजवान है, वो ये मानता है कि अगर आपको विकास करना है, आपको उन्नति करनी है, आपको रोजगार, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना है, तो आपको इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। आप दुबई जाते हो तो आप वहां नहीं कहते हो, दुबई में तो आप मॉल में जाते हो, दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में घूमते हो, वहां तो आप नहीं कहते कि भाई मुसलमान है क्या है, ना वो सोचते हैं कि आप हिंदू हैं या ईसाई हैं, क्योंकि वो उठ चुके हैं उस मामले से, तभी उन्होंने बुर्ज खलीफा बना लिया। हमारे यहाँ कुल गिर जाता है क्योंकि अभी हम इसी चीज पे अड़े हुए हैं कि कैसे लड़े आपस में। इसके किसी का फायदा नहीं हो रहा है। अमित शाह का बेटा आके या नितिन गडकरी की बेटी आकर या रविशंकर प्रसाद का बेटा आकर सड़क के ऊपर आंदोलन या दंगा में शामिल नहीं होते। ये आम गरीब होता है। ये बात को उसको समझना पड़ेगा। इनका बच्चा जज बनेगा, इनका बच्चा अमेरिका जाएगा, इनका बच्चा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा, आपका बच्चा क्या बनेगा? बजरंगी बनेगा, लाठी लेके दौड़ेगा, जेल चला जाएगा, उसको कुछ छुड़ाएगा भी नहीं ये लोग। तो ये चीज लोगों को समझ में आ रही है कि कैसे दुरुपयोग हो रहा है। और एक सैचुरेशन पॉइंट भी होता है ना कोई चीज का, कि आप भाई चलो आपने मुसलमानों को के साथ जो करना कर लिया, दलितों के साथ करना कर लिया, लेकिन उसके लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए, उसके लिए भी तो भोजन चाहिए, और भोजन तो नौकरी से आएगा। तो आज नहीं तो कल लोगों को ये बात समझ में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को समझ आ चुका है, आ रहा है, वो एक स्लो प्रोसेस है। और मुझे लगता है आप 5-10 साल में आप देखोगे कि लोग पूरी तरीके से समझ जाएंगे। ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आप कोई चीज कोरिया नहीं है कि आप बंद कर दोगे, लोग देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया बूम कर रही है, आपके भारत में से 2 लोग कमा रहे हैं। अच्छा, एक जिक्र बड़ा देखा था मैंने आपके ट्विटर पे, आपने ट्वीट कर उसको रिट्वीट किया था। एक भोजपुरी के एक्टर है, वो जो है दलित के साथ खाना खा रहे थे, दलितों के साथ खाना खा रहे थे, और क्लास का बड़ा जिक्र किया था आपने। क्या समझूं मैं इसको? देखिए, आजादी के 70 साल बाद भी दलित के यहाँ खाना खाना भी इवेंट है, ये तो डूब मरने वाली बात है। रवि किशन को मैं तो चुल्लू भरने किसी नाले में डूब के मर जाना चाहिए, बेशरम को। आपको दलित के साथ भोजन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? कभी आपने डाला है हमने आज ब्राह्मण दोस्त के साथ भोजन किया, ठाकुर दोस्त के साथ भोजन किया, कायस्थ दोस्त के साथ भोजन किया? अरे भोजन किया, नॉर्मल बात है। इसमें क्या मतलब आप बता रहे हो कि हम बहुत बड़े प्रतापी व्यक्ति हैं, देखिए हमने दलित के साथ भोजन कर लिया, हम तो बड़े महान व्यक्ति हैं। अपमान करने के लिए करते हैं ये सब काम। ये आज भी दिखाना चाहते हैं कि दलित आज भी वहीं बैठा हुआ है। और उन खाना तो उनका खाना खाइए ना, उनके प्लेट में खाइए, उनका जो स्टील का प्लेट है, गिलास है, उसमें पानी पीजिए। पत्तल में आप खाना खा रहे हो, कागज का प्लेट है, कागज का गिलास है। अब क्या पता खाना वहां बना था कि खाना लेकर आए थे महाराज, ये भी तो नहीं पता है। और इस तरीके योगी आदित्यनाथ को तो गारंटी हम कहते हैं कि ये घर से ये कहीं और से खाना बनवा के लाए होंगे। ये खा ही नहीं सकते योगी आदित्यनाथ, कभी भी नहीं खा सकते। जो एक पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री के बंगले को गंगाजल गौमूत्र से धुलवा सकता है, आपको लगता है वो दलित के घर का खाना खाएगा? अच्छा, ये गौमूत्र की जब बात आती है तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं जहन में। कोरोना टाइम में भी आपने देखा होगा किस तरीके से कई पार्टियां जो है लगातार कह रही थी कि गोबर से चीजें अच्छी होंगी, लोग सुरक्षित रहेंगे, गौमूत्र से जो है लोग सुरक्षित। कितने कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, तो मूर्खता है। हाँ। उनको पता है भारत में कुछ भी, भारत में वैन लगाइए सड़क किनारे, मिट्टी उठाइए और बेच दीजिए ना कि भाई ये खा लीजिए, आपका पेट सफा हो जाएगा, तो लोग वो भी खा लेगा। ये भारत बड़ा अंधविश्वास वाला देश है, यहाँ कुछ भी आप बेच सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ आप यूएस में ये सब नहीं करेंगे। वहाँ FDA है, वहाँ बहुत सारे एजेंसीज हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसाइड करता है। इंडिया एकमात्र देश है जहाँ कुछ भी बेच दीजिए। सड़क किनारे बैठिए, कुछ भी किसी भी पीपल के पेड़ की छाल निकाल के बेच दीजिए पीस के, कि बोलिए ये तो बहुत हिमालय के पर्वत से हमने लाया है, इस छाल को खा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, तो भी लोग खरीद के खा लेगा। आपने शुरुआत में नारी सशक्तिकरण की बात की, तो सवाल मेरा यही है कि उन्नाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उसकी मां को आशा सिंह को टिकट दिया है, कितना सही लगता है आपको? आपने रिट्वीट भी किया था। जी, अच्छी बात है। मैं तो अच्छी, देखिए राजनीति में कोई भी हो, कांग्रेस हमारी विरोधी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उन्होंने उनकी मां को टिकट दिया है, मैं उसका बहुत सराहना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियंका गांधी जी को। अच्छी बात है, क्योंकि जब सत्ता न्याय नहीं देगी तो वो कल सदन में खड़ी होगी तो उसकी बेटी को न्याय मिलेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि कमजोरों को सत्ता कभी न्याय देने के मूड में नहीं है फिलहाल का जो स्ट्रक्चर है। तो ऐसे लोग जब स्ट्रक्चर में घुस जाएंगे, जो सिस्टम से प्रताड़ित हैं, जब वही सिस्टम बन जाएंगे, तो मुझे लगता है न्याय होगा। और अच्छा कदम लिया है, मैं बधाई के पात्र हैं प्रियंका गांधी जी, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। सपा से गठबंधन है आपका इस चुनाव में जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए कुछ समय पहले, उन्होंने 85 बना 15 का जिक्र किया।
आप 85 बनाम 15 में विश्वास रखते हैं या फिर 100 आपको सीट मिलने वाली है, कैसा है? देखिए 85 बनाम जब भाजपा कहती है 80 बनाम 20 की लड़ाई हाँ। है, तो जाहिर सी बात है 15 बनाम 85, 15% हमारा है, 15 में बंटवारा है। मैं उनके नारे को इसलिए भी ओके कह रहा हूँ क्योंकि ये नारा माननीय कांशीराम जी के द्वारा दिया गया नारा है। क्योंकि देखिए समाज के अंदर आप पिछला जो वोटिंग पैटर्न निकाल लें, चाहे वो समाजवादी का निकाल लें, चाहे बसपा का निकाल लें, उनको 85% का ही वोट मिलता है, 15 का नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ 15 में अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जब बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी तो जो कमजोर तबका है वो भी अपने आप को लामबंद करने की कोशिश करेगा, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं सभी लोग एक रहे, 100% एक रहना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों लगता है कि प्रशांत कन्नौजिया की पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी? देखिए हमारा तो ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वो ये देख रही है कि जब हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ तो किसने जाकर उनके लिए लाठियां खाई पीठ के ऊपर। वो ये भी देख रहा है कि जब किसानों के ऊपर गाड़ियों से रौंदा गया तो कौन वहां गया। तो ऐसा नहीं है, हम अब जनता ना बहुत जागरूक हो गई, सोशल मीडिया का जमाना है, अब आप किसी को ना भेड़ चाल की तरह हाँक नहीं सकते कि लोग क्या करेंगे। मुझे लगता है हमारी पार्टी में लोगों का एक विश्वास है, अखिलेश यादव जी में लोगों का विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी योगी आदित्यनाथ ने 5 साल के अंदर आतंक राज को स्थापित किया है उसको अंत करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो विकल्प एक ही है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन। यही विकल्प है जो योगी आदित्यनाथ को वापस मठ में कैद कर सकता है। अंतिम सवाल होगा मेरा आपसे, जर्नलिस्ट भी आप रहे हैं इसलिए सवाल मैं कर रही हूँ। आजकल के जो बच्चे हैं, जब मैं भी अपने कॉलेज टाइम में जब थी तो बहुत सारे सवाल होते हैं अंदर जो टीचर से नहीं कर पाते, तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ के थ्रू बच्चों को बताएं कि कितनी कितनी चीज़ें जो जर्नलिस्ट के साथ होती है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं बहुत सारे सवाल होते हैं, हमें इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत सारे सवाल की जॉब मिलेगी अच्छी नहीं, कितना लगता है आपको सही कि आप एक जर्नलिस्ट के तौर पे कैसे बता सकते हैं बच्चों को? देखिए सबसे पहले तो मैं जो भी जर्नलिज्म करना चाहते हैं लड़के बच्चे लड़कियां, उनको जर्नलिज्म स्कूल नहीं जाना चाहिए। अच्छा। सबसे गलत काम है वो जर्नलिज्म स्कूल चले जाते हैं, आईएमसी हो चाहे तमाम हो, बट टेक्निकलिटी सीख जाओगे। आप इतिहास में एडमिशन लीजिए, हिस्ट्री ऑनर्स पढ़िए आप, क्योंकि वो आपको सच में बताएगा कि भाई आपको क्या लिखना है क्या पढ़ना है, या भाषा का ज्ञान हिंदी में कर लीजिए या इंग्लिश में कर लीजिए या किसी अन्य भाषा में कर लीजिए। ये दरअसल स्कूल्स में जाकर आप सीख नहीं पा रहे। स्कूल में आपको ना एक बड़ा सपना दिखाया जाता है, ये बीए पास आदमी अगर पत्रकार बन गया ना तो उसके महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी नहीं होगी, ये इनको टीवी के ग्लैमर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और जब उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तो वो टूट जाता है। तो मुझे लगता है कि उस महत्वाकांक्षा को इतनी बड़ी करने की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता का इंडस्ट्री एक फिल्म इंडस्ट्री जैसा है, अब पत्रकारिता के लिए बहुत ज्यादा स्कोप बचा नहीं है, यहाँ एक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ एनएसडी से आईएमसी से ज्यादा एनएसडी के लोगों को अब ज्यादा जरूरत है पत्रकारिता के दौर में। एंकर्स के पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो तमाम जितने भी हैं, अंजना है, रूबिका लियाकत है, इनको कुछ नहीं आता, डफर है एक नंबर के, इनको सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के पढ़ना आता है। इनको लगता है टीवी प्रेजेंटर और जर्नलिस्ट में बहुत अंतर है, तो जर्नलिस्ट बनना है या टीवी प्रेजेंटर बनना है, ये लोगों को तय करना पड़ेगा। अंतिम सवाल होगा मेरा, माफ कीजिएगा मेरे सवाल खत्म नहीं होते हैं। 403 सीट, कितनी सीट पर जो है हो सकती है आप लोगों की जीत, क्या लगता है कितनी सीट बनाम हो पाएगा? देखिए पूरी बहुमत से सरकार बनेगी, और थम्पिंग मेजोरिटी जिसको कहते हैं ना, योगी आदित्यनाथ कभी जीवन में नहीं सोच पाएंगे, और उनका आखिरी चुनाव है, जितना किए हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं कैमरे में देख के भी कह देता हूँ ये बात कि अगर योगी आदित्यनाथ इस बात को सुन रहे हो कि जितना किए हैं उतना सहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए उनको, कि आप छोड़ेंगे तो नहीं ऐसे। उन्होंने बताया कि बदले की भावना कैसी होती है, हमको तो सिखा दिया, धन्यवाद है, बदले की भावना कैसे होती है, सारा हिसाब चुकता करेंगे सुसमेत। सर मैं चाहती हूँ कि एक बार आप कैमरे में जाकर वहां पर यहाँ से आप बोल दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की घंटी दबाना है। सभी दर्शकों को पहली बात तो मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि सबअल्टर्न मीडिया को सपोर्ट करें, ऐसे चैनल्स को सपोर्ट करें जो लोग पूंजीवाद से दूर हैं और जन की बात करना चाहते हैं, और मन की बात नहीं करना चाहते हैं, जन की बात करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि मेरी बात आपको पसंद आई हो या आपको बुरा लगा हो या आपको अच्छा लगा हो, जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हाँ, बेल आइकन भी दबाएं
वो जो यूट्यूब पर घंटी बनी होगी बगल में, वो आप दबा देंगे तो जब आप नया वीडियो ये अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।